दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अधिवास व नगरीय कच्ची बस्ती, जो कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानव अधिवास है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब मानव है पृथ्वी के धरातल पर एक संगठित समूह बना लेता है, यानी आवास का संगठित समूह बना लेता है, उसे ही हम कहते हैं मानव अधिवास। ठीक है दोस्तों। और मानव अधिवास है उसको क्या कहते हैं, मानव बस्ती भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि मानव अधिवास है उसको मानव बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि मानव अधिवास है उसको समय अवधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, समय अवधि के आधार पर, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है अस्थायी अधिवास, दूसरा आता है हमारा स्थायी अधिवास। ठीक है दोस्तों। यानी अस्थायी अधिवास क्या है, जो व्यक्ति है कोई भी जनजातीय समूह है वो क्या करता है, अल्पकालीन अधिवास बना लेता है एक क्षेत्र पे। यानी हम कह सकते हैं कि जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो पशुपालन करती है, तो उस समय क्या करती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी जहाँ पे भी वो रहता है, यानी एक दो दिन के लिए वो जनजाति रहती है तो वहाँ पे अल्पकालीन अधिवास बना लेते हैं और फिर अगले स्थान पे अल्पकालीन अधिवास बना लेते हैं। इस प्रकार के अधिवास हैं वो अस्थायी अधिवास के अंतर्गत आते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी अधिवास। और अस्थायी अधिवास कौन बनाता है, तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, सभी विश्व की सभी जनजातियाँ के अधिवास हैं वो अस्थायी अधिवास के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है स्थायी अधिवास की। स्थायी अधिवास जो हम रहते हैं, यानी जो हमारे अधिवास हैं वो स्थायी अधिवास के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी अधिवास की उत्पत्ति है वो उत्तर प्रसारण काल से मानी जाती है। तो आपसे प्रश्न ऐसा आ सकता है कि जो स्थायी अधिवास है उसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो उत्तर प्रसारण काल से। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि मानव ने सर्वप्रथम स्थायी अधिवास है वो कहाँ बनाया था, तो दोस्तों नाम आता है मेसोपोटामिया सभ्यता का। तो मानव द्वारा क्या है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में मानवों द्वारा क्या किया गया था, 5000 ईसा पूर्व, यानी 5000 ईसा पूर्व क्या किया गया था, दजला और फरात नदी के किनारे क्या है, सर्वप्रथम क्या है, स्थायी अधिवास बना के है वो मानव रहने लगा था। यानी 5000 ईसा पूर्व दजला और फरात, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और नाम आता है मेसोपोटामिया सभ्यता। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम है वो स्थायी अधिवास है वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, दजला और फरात नदी के किनारे 5000 ईसा पूर्व, यहाँ पे क्या है प्रथम स्थायी अधिवास बनाया गया था। और स्थायी अधिवास की उत्पत्ति है वो उत्तर पाषाण काल से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कार्यों के आधार पर कितने प्रकार हैं अधिवास के, मानव अधिवास होंगे कार्यों के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कार्यों के आधार पे भी मानव अधिवास को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय अधिवास। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या है प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है, यानी कृषि वगैरह कार्य किया जाता है, खाद्य संग्रहण है, ऐसे कार्य किए जाते हैं, वो आते हैं ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत। यानी जो प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। अगर बात करें नगरीय अधिवास, ऐसे अधिवास जहाँ पे द्वितीय व तृतीयक जो व्यवसाय हैं उनकी जो है अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, यानी ऐसे जो अधिवास हैं वो नगरीय अधिवास कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो नगरीय अधिवास है उनमें द्वितीयक और तृतीयक कार्यों की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों। यानी ग्रामीण अधिवास उसमें प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है, नगरीय अधिवास द्वितीयक व तृतीयक कार्यों की प्रधानता होती है। आज बात करेंगे हम ग्रामीण अधिवास की। तो ग्रामीण अधिवास को पहले देखेंगे हम कि कितने प्रकार हैं ग्रामीण अधिवास के। तो दोस्तों ग्रामीण अधिवास हैं उसके प्रकार देखते हैं। तो ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला प्रकार है सघन अधिवास, यानी ऐसे अधिवास जहाँ पे क्या है जो भवन है या अधिवास है बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही सघन बसे हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सघन अधिवास। और सघन अधिवास के दोस्तों उपनाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। सघन अधिवास को सैंत, पुंजित अधिवास, गुच्छित अधिवास,
संकुलित अधिवास, संकेंद्रित अधिवास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा सघन अधिवास है उसके जो उपनाम है वो संयुक्त अधिवास, पुंजित अधिवास, गुंचित अधिवास, संकुलित अधिवास और सेकेंद्रित अधिवास हैं। ये किसके उपनाम हैं? सघन अधिवास। यानी हम कह सकते हैं कि सघन अधिवास को हम संयुक्त, पुंजित, गुंचित, संकुलित, सेकेंद्रित अधिवास भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अधिवास हैं जहाँ पे जनसंख्या वो बहुत ही सघन बसी होती है, भवन बहुत नज़दीक होते हैं। ऐसे अधिवास हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? सघन अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के जो सभी उपजाऊ मैदानी भाग हैं, समतल उपजाऊ मैदानी भाग हैं, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे? सघन अधिवास, समतल में उपजाऊ मैदानी भाग, उपजाऊ मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपको सघन अधिवास के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रकीर्ण और एकांकीय अधिवास। ठीक है दोस्तों, एकांकीय अधिवास नाम से ही पता चल रहा है, एकांकीय अधिवास या प्रकीर्ण यानी जिसमें है वो छितरे बितरे हुए घर होते हैं, यानी दूर दूर बसे होते हैं, वही हमारा प्रकीर्ण अधिवास होता है। और ऐसे अधिवास में है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों हमें जो घास के, विश्व के घास के मैदान हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। कैसे? तो प्रकीर्ण व एकांकीय प्रकार के अधिवास हमें घास के मैदान, मैदानी प्रदेश है वहाँ पे हमें प्रकीर्ण और एकांकीय अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि प्रकीर्ण अधिवास हैं, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से घास के मैदानों में हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करें दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है बेल्डस। तो यहाँ पे हमें ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, तो कनाडा में हमें प्रेरीज घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो भाग है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्टेपीज घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अर्जेंटीना की, यहाँ पे हमें पंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सभी घास के मैदानों में हमें प्रकीर्ण व एकांकीय अधिवास हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था प्रकीर्ण व एकांकीय अधिवास। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं हम तीसरे अधिवास की, यानी अब तीसरे अधिवास की बात करते हैं। तीसरा अधिवास हमारा आता है वो आता है मिश्रित अधिवास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले देखते हैं कि मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिश्रित अधिवासों की बात आती है तो सघन व प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था आती है, उसे हम बोलते हैं सघन प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था, वही हमारी क्या है? मिश्रित अधिवास। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं? तो सघन व प्रकीर्ण जो अधिवास है उसके बीच की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं मिश्रित अधिवास। और मिश्रित अधिवास के उपनाम है वो आपको याद रखने हैं। उपनाम तो पहला कौन सा है? तो इसे अर्ध सघन अधिवास भी कहते हैं और अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ही उपनाम आपको याद रखना है। मिश्रित अधिवास को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। और ऐसे अधिवासों की उत्पत्ति है दोस्तों पर्यावरणीय कारणों से नहीं होती बल्कि पारिवारिक कारणों से होती है। यानी देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका परिवार धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मिश्रित अधिवास की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी जनसंख्या बढ़ती जाती है उस परिवार की, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है कि मिश्रित अधिवास का रूप ले लेता है। तो यानी आपको याद रखना है कि मिश्रित अधिवासों की उत्पत्ति है वो पारिवारिक कारणों से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पारिवारिक कारणों से किस अधिवास की उत्पत्ति होती है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है। तो पारिवारिक कारणों से जो उत्पत्ति होती है वो मिश्रित अधिवास की होती है। हमारा लास्ट अधिवास आता है अब पल्लीनुमा अधिवास। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवास हैं, पल्लीनुमा अधिवास। तो दोस्तों पल्लीनुमा अधिवास किसे कहते हैं? तो दोस्तों पल्लीनुमा ऐसे अधिवास जहाँ पे घर है वो दूर दूर बसे होते हैं, जैसे एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया। ऐसे अधिवास यानी घर हैं वो दूर दूर बसे हों, लेकिन ये सभी घर हैं वो एक ही बस्ती के अंतर्गत आते हैं, यानी ये बस्ती हो गई। तो ऐसे अधिवास हैं वो क्या होते हैं? पल्लीनुमा अधिवास कहलाते हैं। और पल्लीनुमा अधिवास का एक उपनाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, आपको याद रख लेना है। पल्लीनुमा अधिवास को पूर्वा हेमलेट अधिवास भी कहते हैं, हेमलेट अधिवास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण नाम है इसका, यानी पल्लीनुमा अधिवास के जो उपनाम है वो पूर्वा हेमलेट अधिवास भी इसे
पल्लीनुमा अधिवास को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि पल्लीनुमा अधिवास हमें कहाँ को देखने को मिलते हैं, तो ऐसे अधिवास हैं वो पर्वतीय प्रदेश, यानी विश्व के जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पे हमें ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं, चाहे वो रॉकीज हो, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो हिमालय हो। ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, पल्लीनुमा अधिवास। चाहे वो निचली घाटी, यानी पर्वतों की जो निचली घाटियाँ हैं उनमें हमें क्या है वो देखने को क्या मिलते हैं, इस प्रकार के पल्लीनुमा अधिवास। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मानव अधिवास, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़े। ठीक है दोस्तों, और मानव अधिवास की जो पृष्ठभूमि है वो भी हमने पढ़ी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अधिवास के ग्रामीण अधिवास है, उसमें जो प्रतिरूप क्या क्या हैं, यानी जो रेखीय प्रतिरूप है, आयताकार है, अरीय तिरछा प्रतिरूप है, वो भी हम देखने वाले हैं। यानी अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण जो अधिवास है उसके प्रतिरूप पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या पढ़े, ग्रामीण अधिवास के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक बात और, इस जो टॉपिक है मानव अधिवास और नगरीय कच्ची बस्ती, इस जो टॉपिक है आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इस जो टॉपिक के हैं वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।